जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और सांसद मेरे बड़े भाई जुगल जी, पार्टी के राज्यसभा के सांसद ताना जी, अशोक जी, यहाँ उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने मेरे को आपके सामने जम्मू कश्मीर का और भाजपा की यात्रा दोनों का, मतलब जम्मू कश्मीर में भाजपा की यात्रा और देश में भाजपा की यात्रा विषय रखने के लिए कहा है। और मैं समझता हूं यहां बैठा जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, चुना हुआ कैडर, यानी आज हम जम्मू कश्मीर के अंदर हमें 14,05,867 लोगों ने आप सबके माध्यम से मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को माना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों को माना है, 370 और 35 से तोड़ने को माना है। और ये केवल गणित 29 सीटें जीतने का नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है, हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों काम कर रहे हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर उन लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है जिनके कंधों पर लेजिस्लेटिव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के सम्मान की, देश की एकता और अखंडता के सम्मान की रक्षा जिनके जिम्मे है। आप जब विधानसभा में जाते हैं तो आप समझ के जाइएगा कि पूरा देश आपको देख रहा है और आपकी तरफ टकटकी लगाकर सोच रहा है कि देश के 140 करोड़ भारत के नागरिकों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप सीमावर्ती प्रांत में हैं और ऐसे सीमावर्ती प्रांत में हैं जहां पाकिस्तान छद्म युद्ध पिछले 75 वर्षों से हमसे लड़ रहा। यहां वो नैरेटिव चलता है कि जिसको मैं ये कहूं कि पाकिस्तान का रेडियो स्टेशन अगर कहीं बचता है तो वो श्रीनगर के अंदर कई घर हैं जहां बचता है। रेडियो का मतलब एफएम वाला रेडियो नहीं, नैरेटिव का रेडियो। इसलिए आप सब लोग बैठे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का और देश की भारतीय जनता पार्टी के सफर को साथ जोड़ते हुए आपके साथ चर्चा कर सकूं। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरे साथ जय घोष करिए। जय बाबा बर्फानी, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो देश के अंदर जो लोग आजादी से पहले ये कहते थे कि देश बटेगा नहीं, देश टूटेगा नहीं, अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पे बनेगा, उन्हीं लोगों के आंखों के सामने देश का विभाजन हुआ। ऐसे लग रहा था कि शायद उस समय का नेतृत्व लड़ते लड़ते थक चुका था और उस थके हारे नेतृत्व को अंग्रेजों और मुस्लिम लीग ने ब्लैकमेल करके मेरे प्यारे भारत के 2 टुकड़े कर दिए, जो आज 3 के हिस्से में दिखते हैं। केवल 2 टुकड़े और 3 टुकड़े नहीं, इसके अलावा 500 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में रियासतों में भारत को बांट दिया और 500 रियासतों को यह कह दिया कि आप जहां जाना चाहें जाइए, आपको तय करना है। और देश का एक भाग जिसे एक पेंसिल से लीक मारकर देश से अलग कर दिया गया, वो त्रासदी का काल था। ऐसी त्रासदी जिसके अंदर 2 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिकों को विस्थापन सहना पड़ा।
और ये बंटवारा स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर बंटवारा था। उस समय देश के जो देश को चलाने वाले महान लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो नेहरू कैबिनेट में अपना कद रखते थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये धर्म के आधार पर बंटवारा है तो जिन लोगों ने ये बंटवारा मांगा है उनको गाड़ियों में बिठाकर वहां भेजना चाहिए। क्योंकि पंजाब के लोगों ने बंटवारा मांगा नहीं था, बंगाल के लोगों ने बंटवारा मांगा नहीं था। जहां बंटवारा मांगा गया था, जहां मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, वो लोग स्थापित रहे। बड़ा विभाजन, 20 लाख से ज्यादा नागरिकों की हत्या हो गई, लाखों की तादाद में बेटियों का सामूहिक बलात्कार हुआ। और अगर मैं उस घटना को याद करता हूं, कहीं उन किताबों को पढ़ने को स्मरण में आती हैं, तो आप सोचिए कि हम जौहर की चर्चा करते हैं कि राजस्थान में अस्मिता को बचाने के लिए हमारी रानियों ने जौहर किए थे। पंजाब और बंगाल के अंदर घर घर में जौहर हुआ। जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जिस हिस्से को पाकिस्तान घोषित कर दिया गया, वहां से वहां का हिंदू सिख विस्थापित होकर भारत आ रहा है। रास्ते में उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी पत्नियां लूटी जा रही हैं। लोगों ने अपने घरों के अंदर घर की सभी औरतों को इकट्ठा करके जौहर किए, जहर दे दिया, कुएं में छलांगे लगाई। जब देश की आजादी के 50 वर्ष हुए थे तो संघ ने एक किताब लिखी थी, ठाकुर राम सिंह जी जिंदा थे और देश बट गया। अगर आप उस किताब के एक एक पन्ने को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि देश की नेतृत्व ने कितनी बड़ी गलती की। और मैंने इन कानों से, इन आंखों से उस 50वीं वर्षगांठ पर जिन परिवारों के साथ यह सब कुछ हुआ था, उसके कहानी कथन के कार्यक्रम संघ ने करवाए थे कि किस तरह परिवार की सभी महिलाओं को इकट्ठा किया गया और सुखमनी साहब का पाठ हुआ, बाटे में सबको जल बांटा गया। पाठ के खत्म होते ही सभी महिलाओं ने वो बाटा पी लिया और बाद में सभी, क्योंकि उस बाटे में पानी में जहर था, घर के लोगों ने जहर मिलाया था, उन महिलाओं को पता था इसमें जहर है। वो पानी पिया और वो छोटा बालक जो 6 साल का, 7 साल का, अपने दादा के साथ ये सब कर रहा था, जब देख रहा था, वो जब 70 साल बाद या 50 साल बाद स्टेज पर खड़ा होकर उसकी कहानी का कथन करता है कि मेरी बुआ, मेरी छोटी बहन, मेरी दादी, मेरी माँ मेरे सामने उसके मुंह से जाग निकल रही थी और हमारे घर के लोग उन लाशों को इकट्ठा करके गड्ढे में भर के फिर वहां से हम निकले। उस विस्थापन की पीड़ा के अंदर पूरा देश जल रहा था। ऐसे समय के अंदर एक तरफ तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे समय में जब उनकी योग्यता ने देश को एक करने में काम किया, तब जम्मू कश्मीर के अंदर कबायलियों का हमला हुआ। वो कबायलियों का हमला, नाम तो कबायलियों का है, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने उस हमले का कंट्रोल किया और प्लानिंग थी, अगर उस पर कुछ पुस्तकें हैं आप पढ़िएगा, कि प्लानिंग थी कि रात को चलेंगे और सुबह 8 बजे महाराजा हरि सिंह पैलेस में पहुंचकर सोए हुए महाराजा को जगा के कत्ल किया जाएगा।
हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो लोग आए थे उन्होंने शहर से शहर लूटने शुरू किए, और जो काम उन्होंने 12 घंटे में पूरा करना था उसमें 3 दिन लग गए। बारामूला की लूट कभी किसी से पूछिएगा, मुस्तफाबाद की लूट किसी से पूछिएगा, शहर का शहर लूट लिया गया, बलात्कार हुए। और उस जो 3 दिन का समय था, उस 3 दिन के समय में जम्मू कश्मीर के हमारे महाराजा हरि सिंह ने और भारत की सरकार ने मिलकर जो विलय किया, उस विलय को एक नैरेटिव के रूप में उस समय की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में उसको, जो कबायलियों के हमले का समर्थन कर रहे थे वो तो बन गए क्रांतिकारी, और जो लड़ रहे थे उनको खलनायक के रूप में पेश किया गया कि राजा यहां विलय नहीं चाहते थे। कई तरह के रॉन्ग नैरेटिव खड़े किए गए। ऐसे समय में जब कबायली या हमला कर रहे थे, ठीक उसी के 10 दिन के भीतर पूज्य बलराज मधोक जी के नेतृत्व में यहां एक बैठक हुई। परिस्थितियां बदल रही थी, तेजी से बदल रही थी, और प्रजा परिषद का गठन हुआ, और वही प्रजा परिषद आगे चल के जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी। सो मेरे आपसे निवेदन है कि जो लोग आज हम यहां बैठे हैं कि 7 नवंबर 1947 का वो हमला और 17 नवंबर 1947 का प्रजा परिषद का गठन, ये दोनों 10 दिन के कार्यकाल में हुई है। जम्मू कश्मीर और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी का जन्म, हम स्थापना दिवस तो 6 अप्रैल मनाते हैं, लेकिन 17 नवंबर 1947 उसका जन्म संघ के प्रमुख अधिकारियों द्वारा, उस समय यहां प्रचारक बलराज मधोक जी थे, उनके नेतृत्व में प्रेमनाथ डोगरा जी को आगे रखकर गठन किया गया। मित्रों, एक लंबी दास्ता है। एक तरफ दास्ता है, कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की सभी रियासतों को इकट्ठा करने की, छल बल भय जो भी करना पड़ा, पुलिस एक्शन, कुछ भी करना पड़ा, देश को एक कर दिया। और दूसरी तरफ पंडित नेहरू जी ने जिद करके कहा कि जम्मू कश्मीर का विषय मैं हैंडल करूंगा, आप गृह मंत्रालय नहीं करेगा, और गृह मंत्रालय से उस समय पंडित नेहरू जी के समय जम्मू कश्मीर का विषय प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्रांसफर हुआ, और आडवाणी जी के गृह मंत्री बनने तक, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने तक जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री कार्यालय हैंडल करता था, गृह मंत्रालय हैंडल नहीं करता था। और पंडित नेहरू की भयंकर ब्लंडर्स, हिमालयन ब्लंडर्स, जिसे आज जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। क्या प्रेम था शेख अब्दुल्ला के साथ, क्या रिश्ते थे वो जाने, लेकिन उनकी भयंकर हिमालयन जो उनकी गलतियां थी, ब्लंडर्स थी, उसका परिणाम देश ने अगले 75 साल भूला है, 75 साल सहा है। संविधान सभा के अंदर नवगठित प्रजा परिषद को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। शायद 63 या 64 जो कैंडिडेट थे प्रजा परिषद के, उनके कागज रद्द कर दिए गए, उनको कैंडिडेट ही नहीं खड़ा होने दिया गया। रेड कारपेट दिया गया कि शेख अब्दुल्ला रेड कारपेट पर चढ़ के संविधान सभा का अध्यक्ष बने। वो पहली विधानसभा थी जिस विधानसभा के अंदर जम्मू कश्मीर में पूरे भारत की तरह
देश का संविधान बना, सभी स्टेटों ने उसको स्वीकार करना था। इसके लिए सभी स्टेटों के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन हुआ, सभी प्रदेशों ने, वहां की चुनी हुई सरकारों ने भारत के संविधान को, क्योंकि हमारा संघीय ढांचा है, उसने स्वीकार किया। जिस पंडित नेहरू जी ने जिस व्यक्ति को रेड कारपेट देकर, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें देकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर पहुंचाया, उस व्यक्ति ने इंकार कर दिया कि मैं भारत के संविधान को यहां लागू नहीं करूंगा। आप कभी महाराजा हरि सिंह जी के बारे में जो पुस्तकें हैं उनको पढ़िए। किस तरह एज ए किंग उनको अपमानित किया, किस तरह स्टेट का रक्षक के रूप में उनको अपमानित किया गया। सार्वजनिक सभाओं में विलय के बाद भी और विलय से पहले भी अपशब्दों का प्रयोग होता था। और वहां से कहानी शुरू हुई, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस उब्लीग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर के अंदर पहला राजनीतिक फैसला था। यानी उस कॉन्फ्रेंस के बनने का बेसिक आधार था कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण विलय नहीं है, जम्मू कश्मीर का विलय शर्तों पर विलय है। जबकि जो महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पत्र लिखा था उसमें कोई शर्त नहीं थी। आप में से किसी को चाहिए हो विलय पत्र की कॉपी मेरे पास है, होगी, आपके पास भी होगी। अगर सुनील जी एक बार सबको विस्तृत बांटिएगा भी। पूर्ण विलय हुआ है, जैसे पटियाला का हुआ है पेप्सू का, जैसे जोधपुर का हुआ है, जैसे निजाम ने हैदराबाद का विलय किया, उसी विलय पत्र पर, उसी तरह के विलय पत्र पर बिना फुल स्टॉप कॉमा लगाए विलय पत्र पर साइन हुए। लेकिन एक नैरेटिव चलाया गया कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण विलय नहीं है, जम्मू कश्मीर का विलय शर्तों पर हुआ है। और शर्तें कहां हुई हैं उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। हम फंस चुके थे, देश फंस चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में थी जिसे बाद में कांग्रेस ने भी देशद्रोही माना। हमने तो शुरू से ही माना, हमने उससे भी चताया कि आप जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर दे रहे हो, ये जम्मू कश्मीर को बांटना चाहते हैं। और उन्होंने दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान, कि जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर दो संविधान होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर दो निशान होंगे। मित्रों, ये देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता के साथ सीधा खिलवाड़ था। और दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार ब्लैकमेल होते रहे, लगातार ब्लैकमेल होते रहे। और वहीं से जनसंघ का या प्रजा परिषद का जन्म हुआ कि दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलने देंगे। हमें समझ आनी चाहिए कि आज जहां हम खड़े हैं उसकी पृष्ठभूमि में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिक नैरेटिव के अंदर दो चीजें थी। हमारे नैरेटिव में और उनके नैरेटिव में बेसिक डिफरेंस है। वो कहते हैं कि इसका विलय पूर्ण नहीं है, हम कहते हैं कि भारत की पग पग भूमि जो हमारे नक्शे में हमारी मातृभूमि है और उसका कण कण हमारा है। और वो कहते हैं कि इसका विलय पत्र नहीं हुआ। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एंड जनसंघ प्रजा परिषद। और उसी बेसिक डिफरेंस पे वो कहते हैं यहां दो झंडे चाहिए, विलय नहीं हुआ, दो प्रधानमंत्री चाहिए, दो संविधान चाहिए, हमें ज्यादा अधिकार चाहिए। और लगातार दोनों पार्टियों का जन्म इसी नैरेटिव पर हुआ और हम उस नैरेटिव को लेकर आज तक काम कर रहे हैं और वो भी उसी नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। हम आज जहां खड़े हुए हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हम अपने नैरेटिव को जिंदा कर पाए हैं, उसे लक्ष्य तक पहुंचा पाए हैं। कागजी ही सही, उस कलंक को हमने 370 और 35 को खत्म किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी का बेस और हमारी भाजपा की यहां की आइडियोलॉजी का बेस इन तीन शब्दों के आसपास घूमता है। और अगर उससे ऊपर कोई ध्येय वाक्य है तो हमारा ध्येय वाक्य है कि भारत की भूमि हमारी है, जो नक्शे में है और जो आज पीओजे के बनी बैठी है वो भी हमारी है।
देश की आज़ादी के लगभग 72 साल बाद देश के सदन के अंदर 5 अगस्त 2019 को जब प्रस्ताव आया तो मैं हैरान था कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी जिसने हिमालयन मिस्टेक्स की, उसका नेता सदन रंजन साहब स्टेज पर पूछते हैं, सदन के अंदर खड़े होकर पूछते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने पूछते हैं, देश की चुनी हुई सदन के सामने पूछते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत के सामने पूछते हैं कि क्या पीओजे भारत का अंग है। आप सोचिए मानसिक दिवालियापन किस स्तर पर था। समाजवादी पार्टी का नेता जो 5 साल भारत के सबसे बड़े प्रांत का मुख्यमंत्री रहा, वो अखिलेश यादव पूछता है क्या वो भारत का हिस्सा है, जबकि भारत की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली फैसला किया हुआ है कि वहां की पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है। उसे वापस लेना भारत का एकमात्र उद्देश्य है। मानसिक दिवालियापन देखिए। यहां से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की प्रजा परिषद की यात्रा शुरू होती है और जिनके हाथ में कमांड आई, उन्होंने जहां देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता, देश की पीठ में छुरा घोंपा, वही उन्होंने यहां महिलाओं के अधिकार, एससी के अधिकार, एसटी के अधिकार, यहां के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई, जैन, इनके अधिकारों को भी कम कर दिया। आप उनकी प्लानिंग देखिए। कबायली हमला हुआ, सो कॉल्ड कबायली कहिए, पाकिस्तान की सेना कहिए, वो लूट में व्यस्त होगी। अगर भगवान हमारे साथ ना होता और उनकी वो भूख लूट की ना होती तो नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन आप सोचिए कि पुंछ रजौरी का हिस्सा हमसे गया, वहां लोग विस्थापित होकर आए क्योंकि उन्होंने कहा हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे, भारत में आएंगे। विस्थापित होकर आए, वो भी जम्मू कश्मीर में, जम्मू में आए। कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस पर आक्रमण हुआ, लोग मार दिए गए, वो लोग भी विस्थापित हुए, उन्हें कश्मीर में नहीं बसाया गया। उन्हें कश्मीर में नहीं बसाया गया, उनको भी गाड़ियों में भरकर जम्मू भेजा गया ताकि उनका पॉलिटिकल नैरेटिव स्पष्ट रहे कि कहीं भी श्रीनगर, कश्मीर का जो ये वाला हिस्सा है, इसकी डेमोग्राफी ना चेंज हो। क्योंकि वहां से आने वाला कौन था? सिख। वहां से आने वाला कौन था? हिंदू। तो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने के लिए उन्हें जम्मू रीजन में लाकर बसाया गया। अब हम जाते हैं, कहते जी पीओजे के रिफ्यूजीज हैं, पीओजे के रिफ्यूजीज हैं, वो रह सकते थे वहां, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भारत के साथ रहना। स्टेट्स ने जो फैसले किए, जो समझौते किए, जो उनको वादे किए, वो पूरे नहीं हुए। लेकिन ये दास्तां पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें समझ आना चाहिए कि जो लोग यहां सत्ता में थे और जो लोग दिल्ली में सत्ता में थे, जो यहां के सत्ता वाले थे, उनकी कठपुतली बनकर दिल्ली काम कर रहा था और लगातार बड़ी बड़ी गलतियां हो रही थी। और वही कांग्रेस पार्टी जिसने बाद में शेख अब्दुल्ला को कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के नाते, देशद्रोह के नाते जेल में लेके गए। और मैं कई बार सोचता हूं, जेल से निकाला भी, पहले पर्चा चला, कार्रवाई चली, सभी सबूत इकट्ठे हुए, एक बड़ी फाइल बन गई, सजा होने का समय आया तो उसे छोड़ दिया गया। और शेख अब्दुल्ला ऐसे समय में मुख्यमंत्री रहे हैं जिस समय उनकी पार्टी का कोई विधायक ही नहीं था, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, वो खुद भी विधायक नहीं थे। आंख से खेला गया। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी यानी प्रजा परिषद यानी जनसंघ, यहां पर एक पहरेदार की भूमिका थी। पहरेदार की भूमिका में हम लोगों को संगठित कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उजड़ों को संभाल रहे थे।
उनके सामने कोई खड़ा था? क्योंकि कांग्रेस टोटल सरेंडर थी। मैं आपको एक और बात कहता हूं, जितनी भी बड़ी गलतियां जम्मू कश्मीर में हुई हैं वो उसी समय में हुई है जब कांग्रेस एनसी के साथ पार्टनरशिप में थी। यानी जंगल कटा है तो जंगल कटने में कुल्हाड़ी के आगे लोहे का कसूर नहीं है, उसके साथ लकड़ी का जो हत्था लगा उसका भी पूरा कसूर है, पूरा कसूर है। क्या इतनी क्या बात थी? अगर हम पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ सकते थे, कबायलियों को मार मार यहां से भगा सकते थे, तो आपने सेना को आगे क्यों नहीं जाने दिया? जब पाकिस्तान सरेंडर करना चाहता था हमने क्यों नहीं आगे जाने दिया? हमने 65 के समय में क्यों नहीं आगे जाने दिया? हमने 71 के समय क्यों नहीं आगे जाने दिया? यहां तक कि जब शेख अब्दुल्ला ये सब प्रस्ताव पास कर रहे थे तो आपने दूर तक सोचते हुए इन चीजों को रिटर्न बैक किया ना होता, सरकार भंग कर दी होती। जो सेना हम कबायलियों के लिए लगा सकते थे वो शेख अब्दुल्ला की मानसिकता को रोकने पर नहीं लगा पाए, नहीं लगा पाए। और मित्रों, उसका दुर्भाग्य देखिए, जिस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, जिस पार्टी का नेता जेल में बैठा है, उसे निकालकर लाकर तश्तरी में मुख्यमंत्री बनाया गया। और वही पार्टी बाद में जाके इंदिरा जी के सामने पेंट खोल के खड़ी होती है और इंदिरा जी एनसी को समाप्त करने की घोषणा करती है। फिर उसी का बेटा फारूक रजीब पैक्ट करता है और उसी फारूक रजीब पैक्ट में से हत्याओं का दौर चलता है। हम लोग कई बार कहते हैं कि 1990 17 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, यानी अक्टूबर 1999 से लेकर जनवरी 18 तक जो दौर था, उस दौर में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। पर भूलिएगा मत, कांग्रेस की सपोर्ट पे थे, कांग्रेस की सपोर्ट से थे। कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसने जब वीपी सिंह की सरकार ने अटल जी और अडवाणी जी के कहने पर जम्मू कश्मीर में जगमोहन को भेजा था, तो राजीव गांधी जी ने सदन के बाहर भूख हड़ताल रखी थी, प्रोटेस्ट किया था। यानी मरने दो, कटने दो, बिगड़ने दो, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जी को, उनके परिवार को यह सूट करता है। तो ये सारे अत्याचार के पीछे अगर कोई यहां लड़ रहा था तो वो प्रजा परिषद लड़ रही थी, जनसंघ लड़ रही थी। और लड़ाई भी क्या थी? क्या भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? आपको वैष्णो देवी जाना है, अमरनाथ जाना है, आपको जम्मू आना है तो पठानकोट से परमिट लेना पड़ेगा। क्योंकि हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में कूट कूट कर भरा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अलग है, जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय नहीं हुआ है। आप आइए ना, वैष्णो देवी जाना चाहते लीजिए परमिट, कि आप पूर्ण आजाद नहीं हैं। और उस समय उनके साथ कौन था? कांग्रेस थी। और लड़ कौन रहा था? प्रजा परिषद, प्रजा परिषद लड़ रही थी। अरे साहब, तिरंगा चढ़ाते हुए शहादत होती है, देश का ध्वज। अंग्रेजों का राज नहीं है, शेख अब्दुल्ला का राज है। 15 लोग मार दिए जाते हैं। भारत माता की जय कहने पर घर जला दिया जाता है, वंदे मातरम कहने पर मार दिया जाता है। एक लंबी लड़ाई पूरे देश ने यहां लड़ते हुए प्रजा परिषद को देखा। और जब प्रजा परिषद ने यहां आंदोलन शुरू किया तो उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए लगातार एनसी और कांग्रेस दोनों मिलकर प्रयास कर रही थी। और मैं आज कई बार मेरे से साथी पूछते हैं, अभी संतोष जी ने भी कहा, मैं परसों चर्चा कर रहा था संतोष जी, हमारे पास आज पार्टी का काम मांगने कोई नहीं आता। अच्छा प्रिंटेड, कलर्ड
रिज्यूम देते हैं कि भाई साहब मेरे को आप क्या बनाएंगे, फलाने बोर्ड में मेंबरी खाली है, फलाने बोर्ड में वो खाली है, राज्यसभा दे दो, लोकसभा दे दो, पर लोकसभा दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। पार्टी का काम मांगने नहीं आते। और उस समय क्या था, जब प्रजा परिषद शुरू हुई थी, वो समय था जब देश के अंदर सत्ता का मतलब कांग्रेस था। जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता का मतलब एनसी और कांग्रेस का गठबंधन था। तब प्रजा परिषद के पास, जनसंघ के पास एक ही चीज थी, संघर्ष, 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 बलिदान, आंदोलन, गिरफ्तारी, जेल यात्रा, पीड़ा, दर्द, शरीर की तबाही, परिवार की तबाही। उसमें से कार्यकर्ताओं ने निकलकर खड़े होकर इस कमल के फूल को अपने खून से सींचा है मित्रों, खून से सींचा है। रिश्तेदार आज जो फोन करते हैं, उस समय रिश्तेदार नमस्ते भी नहीं करते थे। आज 14 लाख लोग आपके साथ जम्मू कश्मीर में खड़े हैं लास्ट वोटिंग में। अगर हम लोकसभा करेंगे तो इससे ज्यादा खड़े हैं। 1,26,000 लोगों ने, एनसी की सीटें ज्यादा है, वोट हमारा ज्यादा है, ज्यादा है। ये यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है और बहुत जबरदस्त रोल, क्योंकि मेरे को कहा गया कि भाजपा का रोल क्या था, जनसंघ का रोल क्या था। रोल था संघर्ष में रहना, रोल था झुकना नहीं है, रोल था तिरंगा हाथ में लेकर खड़े रहना है, रोल था वंदे मातरम की जय होती जाए, वंदे मातरम कहना है, भारत माता की जय कहना है। अभी मेरे से पहले एक वक्ता बता रहे थे कि किश्तवाड़ के अंदर जब जनगण मन गाना शुरू हुआ तो मेरे को शगुन, हमारी बेटी है, वो आके कहती जब ये गाना शुरू हुआ तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ टीचर थी, मेरे को लेके गई कि वहां जाके जनमन गण गाना है। अब सोचिए कि 15 अगस्त देश आजाद होता है और 15 अगस्त 1947 से जम्मू कश्मीर बिगड़ना शुरू होता है और कहां तक जाता है। और हमारा रोल क्या है? हमारा रोल है कि यहां तिरंगे को बचा के रखना है। और आज भी वही रोल है, भूल मत जाना। आप जहां विधानसभा में जा रहे हैं, बहुत लोगों के दिमाग में होगा यार सत्ता में पहुंच गए, अब क्या करना वहां। वही करना जो प्रेमनाथ डोगरा जी कर रहे थे, तिरंगा लेके चलना, तिरंगे के सम्मान के लिए लड़ना, राष्ट्र प्रथम, देश से ऊपर कुछ नहीं। 100-200 बीजेपी गुट अगर वार नहीं पड़ेगी, वार देंगे। आप कभी सोचिए कि जब मैं देख रहा था टीवी पर, लड़ रहे थे, पेपर छीन रहे थे, एक आदमी पेपर दिखा रहा था, इससे पहले की विधानसभा गौ मास की पार्टी दे रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मुकाबला कर रहे हैं। आप 24 थे, आप 8 थे, आप 6 थे, आप 3 थे, आप 2 थे, या आज 29 है या 28 है। प्रश्न ये नहीं है हमारी संख्या कितनी है, प्रश्न ये है हमारी पहरेदारी कितनी मजबूत है। हम वहां खड़े किस लिए हैं? हम 140 करोड़ के भारत का प्रतिनिधित्व वहां 28 लोग कर रहे हैं। हमारी छाप व्यापक भी होनी चाहिए, गहरी भी होनी चाहिए, गहरी भी होनी चाहिए। एक लंबा इतिहास है। मैं कभी भी ये सोचता हूं तो झंझोड़ जाता हूं कि 1953 में मैंने, उस दिन मेरे को इन्होंने कहा कि कार्यक्रम में, मैं आऊंगा। मैं उड़ीसा में था, वहां से आया। 15 शहीद इस धरती पर शहीद हुए। क्या गलती थी? तिरंगा फहरा रहे थे। और 21 अक्टूबर 1951 जब प्रजा परिषद का जनसंघ में विलय होता है और जनसंघ उस लड़ाई का नेतृत्व करता है, और वो लड़ाई जम्मू की परिधि से, जम्मू कश्मीर की परिधि से निकलकर पूरे देश में पहुंचती है। और भारतीय जनसंघ, जिसके पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक यात्रा लेकर आते हैं। वो यात्रा, ऐसा समय आप सोचिए कि माधोपुर बॉर्डर पर आप खड़े हैं और सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि परमिट दिखाओ,
ठप्पा लगाओ और अंदर जाओ। और जनसंघ आंदोलन चलाती है कि जाएंगे तो विदाउट परमिट जाएंगे और हाथ में तिरंगा लेके जाएंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अरेस्ट किया जाता है, जो उनके वाक्य हैं जो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहे, मैं समझता हूं मेरे लिए वो गीता से ऊपर है। गो अटल टू से द नेशन, मुखर्जी अरेस्टेड बट एंटर्ड जम्मू एंड कश्मीर विदाउट परमिट। जाके पूरी दुनिया को बताओ मैं गया हूं जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के, चाहे जेल में जाऊंगा लेकिन बिना परमिट जाऊंगा। और वही स्पिरिट है जिस स्पिरिट ने वो परमिट सिस्टम खत्म किया। दान में नहीं मिला है, हमने अपने अधिकार छीन के लिए। क्या गलती थी उस मॉब की? एक ही गलती थी कि वो भारत माता की जय वंदे मातरम गा रहा था। उसकी एक ही गलती थी, वो कहता था कि जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि मेरी है, मैं परमिट नहीं लूंगा। वो दायित्व हमारे पूर्वजों ने यहां खड़े होकर निभाया है। जब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान होता है, पूरा देश और खासतौर पर एक नया दल जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आंदोलन में शहीद होता है, यात्रा रुकी नहीं। और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के झंडे पे हमेशा ही नंबर 1 पे रहा। वो चाहे 52 का चुनाव हो, 57 का चुनाव हो, हम 4 पहुंचे हों, 62 में 14 पहुंचे हों, 67 में हम 35 पहुंचे हों, 71 में 22 पहुंचे हों, 84 में फिर 2 बार आए हों, 99 में हम 86 पर पहुंचे हों, 91 में 120, 96 में 161, 1998 में 182, 1999 में 183, 2014 में 282 और 2019 में 303। यहां आज हम 240 के आंकड़े पर हैं। हमारी सोच कभी भी छोटी नहीं थी, चाहे हम 2 थे, 4 थे, 10 थे, 16 थे, तब भी राष्ट्र के बारे में सोचते थे। मैं सोचता हूं कभी आप 1984 का, 1962 का, 1967 का, 2000 का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिवेशन का प्रस्ताव निकाल कर देखिए, आपको समझ आएगा कि वो लोग जो हमारे पूर्वज थे वो काम कर रहे थे सत्ता के लिए नहीं, राष्ट्र की सोच के लिए। तब भी आर्थिक नीतियों पर हमारा प्रस्ताव आता था। जब पूरा विश्व डगमगा रहा था तो एकात्म और तब गुटनिरपेक्ष की सोच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी। लोग हंसते थे कि यार तुम राजनीतिक प्रस्ताव बुला रहे हो, तुम आर्थिक प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में ला रहे हो, 4 दिन हो गए तुम इकट्ठे बैठे हो, सीटें तुम्हारी 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, देश में तुम्हें कोई जानता नहीं। और लोग मजाक करते थे। जो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग हैं उनको ध्यान में होगा, आपके बुजुर्गों को मजाक होता था। वो सही कह रहे थे सुबह सत्य जी, कनक मंडी की पार्टी है, ये जम्मू पर्दी की पार्टी है, लालों की पार्टी है। हमने वो सभी, हमारे पूर्वजों ने कानों में रुई देकर काम 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 काम, और वो सब जो हमारे बारे में कहा जाता था वो सब बातों को झुठला दिया। मेरे को याद है, मैं जब अटल जी की सरकार बनी तो हम सब युवा मोर्चा के लोगों को अडवाणी जी ने अपने घर पे बुलाया था। तो उन्होंने कहा, अडवाणी जी के वर्ड थे कि लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ देश के अंदर ए.के. हंगल की तरह। ए.के. हंगल एक फिल्मी कलाकार हैं, वो हर फिल्म में होते हैं। आपके ध्यान में होगा शोले में भी थे, उनके बेटे को वो गब्बर सिंह मार देता है। ए.के. हंगल हर फिल्म में होते, कभी नायक नहीं होते। तो भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी है तो, लेकिन नायक नहीं। मेरे को याद है अटल जी के कितने नारे बचपन में लगाए, अब की बारी अटल बिहारी। कहाँ आती थी बारी, कहाँ आती थी बारी? बारी छोड़िए, टीवी पर अगर 10 सीटें आ गई तो टीवी बंद करना पड़ता था, उसके बाद आती कोई नहीं थी। मेरे को 84 का चुनाव भूलता नहीं, 2 के बाद तीसरी आई नहीं। सारी रात टीवी के रेडियो के सामने बैठे थे, तीसरी सीट ही नहीं आई। लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत था। आज कई बार कई लोग मेरे से अकेले में पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कि हम 28 लोग हैं, क्या करेंगे? अरे यार, जब 2 थे तब क्या कर रहे थे? जब कुछ नहीं थे तब क्या कर रहे थे?
हम पहरेदारी करेंगे। हमारी लड़ाई सत्ता में जाने की नहीं, हमारी लड़ाई सत्ता में परिवर्तन लाने की है। हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर पहरेदार की है। वी आर वन ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हम हटे तो सब कुछ हट जाएगा। कभी सोचिए, 1990 करने से पहले टीकालाल टिपलू को मारना जरूरी था। कभी आपने सोचा है कि 99 में टीकालाल टिपलू को क्यों मारा गया? क्योंकि उनको पता था कल टीकालाल टिपलू बैठा, मीन जनसंघ का व्यक्ति बैठा है, यहां बैठा है, भारत माता की जय कहेगा, इसका मरना पहले बहुत जरूरी। एक लंबी श्रृंखला है, आपने फोटो में भी लगाई। यानी जब तक जनसंघ का कार्यकर्ता खड़ा है वो डटेगा, अड़ेगा, लड़ेगा, आखिरी दम तक भारत माता की जय कहेगा। इसलिए बहुत बड़ी भूमिका, पूरा देश जागा। और मैं समझता हूं अगर इस पहले अध्याय को मैंने 4 हिस्सों में अपनी हिस्ट्री को समझता हूं। जो पहला अध्याय का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है 1960 का दशक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक प्रयोग किया, गठबंधन की सरकारें, और वो गठबंधन की सरकारें पूरे देश में बनी 60 से 70 के दशक में। और वो गठबंधन की सरकारें नहीं चल पाई। उन्होंने कहा कॉमन एजेंडे पे आएंगे, कम्युनिस्ट भी आएंगे, समाजवादी भी आएंगे, कांग्रेस से निकाले भी आएंगे, जनसंघ वाले भी आएंगे, आए एक दूसरे को गाली देने वाले भी आएंगे, बैठेंगे, एंटी कांग्रेस संयुक्त गठबंधन बनाओ और सरकारें चलाओ। पंजाब में बनी, हरियाणा में बनी संयुक्त सरकारें, और भी कई स्टेटों में बनी। हमने एक दिशा दी भारत की राजनीति को। वक्त बदला। हमारी भूमिका अगर कोई देखना चाहे तो 47 के पाकिस्तान सेना के हमले में हमारी भूमिका को देखना चाहे तो एयरपोर्ट निर्माण से लेकर बारूद पहुंचाने तक, हथियार लेकर युद्ध लड़ने तक, ये हमारी भूमिका थी। अगर उसको देखना हो तो 62 में देखो, 65 में देखो, 71 की वार में देखो। हमने करगिल की तरह या बालाकोट और उरी की तरह विपक्ष के तरह प्रश्न नहीं उठाए। सेना के साथ खड़ा होना हो, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ा होना हो, हमने ये नहीं सोचा कौन सत्ता में है, लड़ाई किसके साथ है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तरफ शत्रु है, एक तरफ सत्ता में विपक्ष की पार्टी है। सत्ता और दुश्मन दोनों अलग अलग हैं। ये दौर तब तक चला जब इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक परिवार के हाथ में न चली जाए, और वो पूरी पार्टी एक परिवार के हाथ में चली गई। और मैं याद करता हूं देश में नारे लगे, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज कांग्रेस, और कांग्रेस इज इंडिया, और इंदिरा इज इंडिया, ये नारे लगे। मेरे को नाम भूल रहा है, दक्षिण के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, के कामराज, नहीं, उसने तो नारा लगाया था, के कामराज प्लान आया। और के कामराज प्लान को अगर आप ढंग से पढ़िएगा, मैंने पढ़ा, और के कामराज प्लान का नाम था कांग्रेस रिवाइव कैसे करनी, कांग्रेस को स्ट्रांग कैसे करना, कांग्रेस और देश के केंद्र को स्ट्रांग कैसे करना है। लेकिन हिडन एजेंडा था गांधी नेहरू परिवार के पास पार्टी कैसे इकट्ठी करनी, पार्टी कैसे इस परिवार के हाथ में आ जाए। और तानाशाही की हद हुई। न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सत्ता छोड़ने का आदेश दिए। न्यायालय का आदेश मानने से इनकार करके उन्होंने देश में आपातकाल लगाया। देश एक जेल बन गया। और आपातकाल के अंदर प्रेस, पॉलिटिशियन जबरन पकड़ के संपादकों को, नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मीसा, देशद्रोह, आतंकवाद, यहां तक कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों पर डायनामाइट से संसद को उड़ाने का, रेल पटरी उड़ाने का केस। और धीरे 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 वो कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन गई। जब पूरे देश को इमरजेंसी लगाई थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी, उस समय जो जनसंघ थी
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ने मिलकर देश की सभी सकारात्मक शक्तियों को इकट्ठे करके उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। आपातकाल का समय हो, जब कहते थे कि जनसंघ के लोगों के रिश्तेदारों ने उनके लिए कपाट बंद कर दिए थे, तब भी जनसंघ के कार्यकर्ता आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे। जेल जाते थे। और ये दौर जो 1965 से शुरू हुआ, 1980 आते आते देश के अंदर आपातकाल खत्म हुआ। आपातकाल खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और उस प्रयोग में समझ आ गया कि इस देश के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन लाना है, क्योंकि वो प्रयोग असफल रहा। मोरारजी देसाई जी की सरकार टूट गई और बाद में चरण सिंह जी की कठपुतली सरकार कांग्रेस ने बनाई और 1980 एक समझ आ गया कि देश के अंदर अगर कांग्रेस का मुकाबला करना है तो आपको एक बड़ी राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल ही खड़ा करना पड़ेगा। बैसाखियों के सहारे और सत्ता की भूख के सहारे चलने वाले लोगों को आप परिवर्तन में साधक नहीं बना सकते। और 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। यानी हमने देश की आपातकाल की यानी लोकतंत्र की लड़ाई, देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे। 1 लाख से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। मीसा, टाडा, अत्याचार, घर उजाड़ दिए, आपकी प्रॉपर्टीज नीलाम कर दी, अपने चेलों को बांट दी। 18 महीने, आज हम कहते हैं 18 महीने, उस समय थोड़ी पता था 18 महीने बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तानाशाह सरकार गई, उस सरकार के जाने के बाद जो सरकार बनी वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। उसके बाद 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक पार्टी का गठन हुआ। हमने ही अपनी पार्टी राष्ट्रहित में विलय की थी, फिर राष्ट्रहित समझते हुए नई पार्टी का गठन हुआ और 5 निष्ठाएं लेकर सामने आए कि हम पार्टी बना रहे हैं लेकिन इसके पीछे 5 निष्ठाएं हैं। और उन 5 निष्ठाओं में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र, गांधीवादी दृष्टिकोण आधारित समतायुक्त समाज, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, छद्म धर्म निरपेक्षता नहीं, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता और मूल्य आधारित राजनीति। इन 5 निष्ठाओं को सामने देकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। आज भी जब हम मेंबर बनते हैं तो हम इन 5 निष्ठाओं को पूरे करने की शपथ लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, देश से ऊपर कुछ नहीं। ये दौर को मैं फिर दोबारा वापस उस दौर में ले जा रहा हूं। एक तरफ हम 80 में पार्टी बना रहे हैं, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ताकत में वापस आई है। उसकी तानाशाही, देश के अंदर समस्याएं पैदा करना, जहां जहां उसको तजुर्बा हुआ कि जहां जहां उसके खिलाफ, उसकी पार्टी के खिलाफ लोग खड़े हो सकते हैं, चाहे वो पंजाब था, अकाली दल को खत्म करने के लिए उसने असम में, गुवाहाटी में नए तरह के लोगों को खड़ा करके उन लोकल मुद्दों को हवा देकर उन पार्टियों को खत्म करने की योजना बनाई। और पंजाब, असम, देश के अंदर कई समस्याएं, बोडो, ये सब उसी समय पैदा की गई और उनका हल लेने का और श्रेय लेते लेते उन दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को तबाह करने की कोशिश की गई। 1984 का सिख कत्लो गारत, हमारी भूमिका। देश के अंदर किसी ने पहली सूची जारी की तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। घर घर जाकर लाशें किसी ने गिनी तो उनका नाम मदन लाल खुराना था। राहत कैंप किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी थी। देश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है तो किसी ने बिगुल बजाया तो भारतीय जनता पार्टी थी। बोफोर्स की तोपों में दलाली खाई गई तो उसके खिलाफ कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी थी। असम के अंदर आंदोलन चला, हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए। आपको याद होगा 1986 या 1987 पालमपुर का अधिवेशन हुआ। उस पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने पास किया
कि श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम पार्टिसिपेट करेंगे और श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हम अपने हाथों में लेते हैं। देश के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात, अपमान को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरू की और देश के अंदर 1989 कार सेवा, 1990 की कार सेवा, 1992 की पूर्ण कार सेवा, ये कोई आसान नहीं लगता है। ये वो दौर था जब सत्ता में वो लोग बैठे थे जिन्हें लगता था कि तलवार के बल पे, बंदूक के बल पे, सत्ता के बल पे हम कुचल देंगे। लेकिन 1989 9 नवंबर अगर हमने डेट दी थी तो 9 नवंबर को ही कार सेवा हुई। अगर 30 अक्टूबर 1990 10:38 कहा था तो 10:38 पर ही अयोध्या में कार सेवा हुई। पूरा यूपी 1 महीने से बंद था, कर्फ्यू था। आपकी पॉकेट से चने मिल जाते थे तो पुलिस पकड़ के ले जाती थी। उनको लगता था ये अयोध्या जा रहे हैं। इसके बावजूद अयोध्या के अंदर कार सेवक पहुंचे, चाहे उन्हें गोलियां मार दी गई। 6 दिसंबर 1992 मैंने वो दोनों घटनाओं को अपने नजदीकी से देखा। मैं लगभग 28 नवंबर को पहुंचा था तो 5 लाख से ज्यादा कार सेवक 28 नवंबर को पहुंच चुके थे। एक दौर था और राष्ट्रीय जागरण के उस दौर ने भारतीय जनता पार्टी ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, छद्म धर्मनिरपेक्षता समाप्त होगी, अपमान जो हुए उन्हें समाप्त करना पड़ेगा, अपमान के चिन्हों को हटाना पड़ेगा, एक बड़ा आंदोलन था। और हमारी भूमिका, जो काम 1947 में कांग्रेस को करना चाहिए था, जो सरकार में आए थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने जन आंदोलन खड़ा करके, बिना सरकार, आज हम कहते हैं वहां मंदिर बना है, अभी मंदिर बन रहा है, आज भी बिना सरकार के बना है। ठीक है, आज की सरकार रुकावटें नहीं पैदा करती, लेकिन मैं कहना चाहता हूं 1992 का मंदिर, अगर आप में से कोई अयोध्या में होगा तो सरकार, केंद्र की सरकार की पूरी ताकत को चैलेंज करके वहां बनाया था। चाहे भगवान श्री राम टेंट में थे लेकिन मस्जिद के गुंबद में नहीं थे, ये हमने करके दिखाया था। और उसका परिवर्तन भी हुआ, पूरे देश के अंदर एक नई लहर खड़ी हुई। और मेरे को याद है जब नरसिम्हा राव जी की सरकार, चंद्रशेखर जी की सरकार देश के वित्तीय घोटालों और देश की अर्थव्यवस्था की चरमराहट को बचाने के लिए लगातार विदेशी आकाओं के आगे घुटने टेक रही थी, तो डंकल प्रस्ताव का खिलाफ, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, विदेशी हाथों में देश की अर्थव्यवस्था ना जाए, उसके लिए बड़ा आंदोलन। और केवल आंदोलन सड़क पर नहीं, अपने घर के अंदर आंदोलन कि हम विदेशी प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम स्वदेशी ही इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा आंदोलन चला। समय का चक्र बदला। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 11 दिन की, 11 महीने की और फिर पूर्ण समय की सरकार हमने देखी। वो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था। शायद 2 या 3 पीढ़ियों का तप था, बलिदान था कि हम देश में परिवर्तन करके दिखा पाए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मैं समझता हूं 2004 तक जो उसने काम किया है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, चाहे गोल्डन चतुर्भुज पर हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे घरों में गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे ब्लैकमेल को खत्म करने की बात हो, चाहे ब्लैक को खत्म करने की बात हो, वो गोल्डन एरा के रूप में जाना चाहेगा। मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा के इतिहास का तीसरा पड़ाव था। 2004 से 2014 देश के अंदर सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की कठपुतली से चलने वाली सोनिया गांधी जी की सरकार बनी और वो 10 साल देश को काले अध्याय के रूप में याद किए जाते। लूट खसूट,
भ्रष्टाचार, देश के खदानों को लूटना, देश के साधनों को लूटना, देश के खजाने को लूटना। वो एक ऐसे 10 साल हैं जब देश के रक्षा मंत्रालय ने एक भी हथियार नहीं खरीदा। वो ऐसे 10 साल हैं कि आपके फौजी के पास पड़ा मोबाइल तो 5 बार अपडेट हो गया। 2004 में डब्बी वाला मोबाइल था और 2014 आते आते 1G से 2G, 2G से आगे बढ़ गई थी दुनिया। मोबाइल तो 4 बार अपडेट हुआ, लेकिन हथियार अपडेट नहीं हुए। किसको खुश कर रहे थे? एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुंकार और दूसरी तरफ घुटने टेकी हुई सरकार। एक तरफ नेतृत्व कि हमने परमाणु बम बनाया है, देश की सुरक्षा के लिए बनाया है, अपनी रक्षा के लिए बनाया है, और दूसरी तरफ ऐसी सरकार जो मैसेज दे रही थी हम हथियार नहीं खरीद रहे। और मेरे को वो दिन नहीं भूलता जब दिल्ली से एक जहाज कश्मीर की धरती पर उतरा। आपको याद होगा, नहीं तो मैं याद कराता हूं। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप क्या करने आए हैं? उन्होंने कहा हम आजादी से कुछ कम देने आए हैं, आजादी से कुछ कम। यह ऑफिशियल बयान था भारत सरकार का कि आजादी से कुछ कम, यानी पूरी की पूरी भारत की सरकार अलगाववादियों के आगे दंडवत कर रही थी, दंडवत कर रही। यासीन मलिक के साथ फोटोशूट होते थे, रेड कारपेट बिछाए जाते थे, अटैची पहुंचाए जा रहे थे। लड़ने की बजाय रास्ते ढूंढे जा रहे थे कि आइए बैठिए, सेफ रूट दे दीजिए, हमें जिंदा रहने दीजिए। कश्मीर जल रहा था, पूरी तरह जल रहा था। चाहे वो शेख अब्दुल्ला का टाइम था, चाहे फारूक अब्दुल्ला का टाइम था, और चाहे इनके दोस्तों की केंद्र में सरकार थी। सोचिए कभी कि उनकी मानसिकता कैसी होगी जो दिल्ली से इतनी बड़ी फौज हमारे हाथ में हो, सुरक्षा एजेंसियां हों, और हम अलगाववादियों के साथ फोटोशूट कराएं। पाकिस्तान के साथ वार्ता में वो पार्टिसिपेट करें। पूरी तरह सरकार नतमस्तक थी। देश का सौभाग्य था और आप सबकी मेहनत, हमारी पीढ़ियों की मेहनत रंग लाई, और 26 मई 2014 को देश के अंदर एक मजबूत, डायनेमिक, डिसाइसिव, राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाली सरकार बनी। लेकिन इस सरकार बनने से पहले की सभी चीजें हमें याद करनी होंगी, चाहे वो कश्मीर का पलायन हो, गांव के बाद टंगी हुई लाशें हों, प्राणकोट का नरसंहार हो, चप्पन नारी का नरसंहार हो, छत्तीस सिंहपुरा का नरसंहार हो, और कैसे कैसे नरसंहार। मैं किश्तवाड़ डोडा के प्रवास पे गया था, तो मेरे को मिलाया सुनील जी ने, जिसके मुंह में उसके भाई का कलेजा डाला गया था। बारात की बारात मार दी गई, और दिल्ली के अंदर अंग्रेज नहीं रहते थे, अंग्रेज नहीं बैठे थे। अगर वीडीसी ना बनाई होती चमन लाल जी ने, भाजपा ने वीडीसी ना बनाई होती, तो वो किश्तवाड़ से ऊपर लेकर नीचे तक, रामबन तक सब कुछ खाली हो जाता। खाली हो जाता। उस स्थिति से निकालकर, उस मानसिकता से निकालकर जो सरेंडर करना चाहती है, जो अलगाववादियों की भाषा बोल रही है, जो कह रही है कि आइए आजादी से कुछ कम ले लीजिए, यानी क्या, अभी झंडा तो उनका है, संविधान उनके पास है, देश की लोकसभा में पास कोई भी रेजोल्यूशन, जुगल जी सांसद थे तो जुगल जी वहां पास करके आए कि देश के अंदर पंचायती राज होगा जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली उसे पास ना करे। तो कौन सा संघीय ढांचा?
कौन से देश की प्रभुसत्ता की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र की प्रभुसत्ता एक स्टेट की असेंबली तय करेगी और उस असेंबली में ये खड़े होकर कहेंगे ऑटोनॉमी की बात, प्रस्ताव पास करेंगे, करेंसी लाने की बात करेंगे। उस सब वातावरण से 26 मई 2014 से जो यात्रा शुरू हुई और उसका बहुत बड़ा पुढ़ाव आया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35 से मुक्ति मिली। ये बहुत बड़ा काम है। 70 साल बाद यू टर्न वापिस हुआ। जहां मोदी जी की सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म किया, आतंकवाद से लड़ाई की शुरुआत की, घोटालेबाजी खत्म की, लूट खसूट खत्म की, भाई भतीजावाद खत्म किया, लेकिन मैं समझता हूं अगर सबसे महत्वपूर्ण काम किया तो 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 की बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। और ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा जहां जम्मू कश्मीर में 1 से 14 लाख तक की है, देश के अंदर 25 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। आज 1600 से ज्यादा विधायक हैं, आज 300 से ज्यादा सांसद हैं। देश के अंदर 20 प्रदेशों में हमारी सरकार है। जहां कोई कल तक लाल झंडे के अलावा कोई झंडा नहीं लगता था, उस त्रिपुरा में हमने 2 बार सरकार बना ली। जिस उड़ीसा में लोग कहते थे कि आप हो कौन, आज उस उड़ीसा में हमारी सरकार है। दक्षिण के अंदर कर्नाटका में हम आगे सरकार में बनाई भी है, आगे भी बनाने जा रहे। तमिलनाडु में आज कल मेरे को एक पत्रकार मित्र दिखा रहा था कि स्टालिन ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया है। मैं कहा यार ये मेरी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि स्टालिन को लगता ही नहीं था कि कभी बीजेपी के साथ भी बयानबाजी करने की जरूरत है। आज वो हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसको लग रहा है कि वी आर एग्जिस्टिंग हियर तमिलनाडु में। और अभी अमित शाह जी का कार्यक्रम था और तमिलनाडु की जनता में लगातार, मेरे पास आजकल 5 राज्य जो दक्षिण के, उसमें तमिलनाडु में लगातार तमिलनाडु जा रहा हूं। निश्चित रूप से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। केरल के अंदर हम जीत के आए हैं 2 सांसद, आज मंत्री बना हमारा। लोग आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल गया है। उड़ीसा में आप आगे कभी सोचा नहीं था, त्रिपुरा में आ गया। जो नॉर्थ ईस्ट, ये डॉक्टर साहब बैठे, हम जब विद्यार्थी परिषद में थे तो सील एक प्रोजेक्ट होता था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को यहां लाना पड़ता था, घरों में रखते थे, यहां से लोग उधर जाते थे और लोग कहते थे कि ये 7 प्रदेशों में कभी भारत माता की जय नहीं हो सकती। आज उन 7 प्रदेशों में हम सरकार में हैं, सरकार में है। भगवान ने कृपा की। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, ईस्ट जीत लिया, बंगाल जीतने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक शक्ति के रूप में उभरी, 20 प्रदेशों में सरकार है। केवल हम शक्ति संख्या के रूप में नहीं है, हमारे विचार की शक्ति का प्रभाव बड़ा है। जब गोली की बात होती है तो वो कितनी मोटी है ये जरूरी नहीं होता, वो कितनी दूरी तक मार करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मारक क्षमता, हमारी आइडियोलॉजी की मारक क्षमता बढ़ी है। और मैं तो ऐसा मानता हूं, हम गणित में कभी भी कम दिख रहे हों। पूरे देश के अंदर एक बात पक्की थी कि जनसंघ वाला है, ये राष्ट्रभक्ति की बात करेगा, ये भारत माता की जय की बात, चाहे वो मजाक में कहते थे यार अभियात है, नहीं तो भारत माता की जय गल करनी। बिल्कुल हमारे बारे में एक दृष्टिकोण था और वो दृष्टिकोण हमने खड़ा भी रखा। और आज देश के अंदर एक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी भी हुई है। और जो सोच 60 के दशक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन की दी थी, हमने उसको इंप्लीमेंट करने का काम भी पिछले 10 वर्षों में किया। आज देश के अंदर हमारी सरकार की गाथा गाने के लिए कई किताबें लिखी गई।
लेकिन मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है, देश के अंदर 11 करोड़ शौचालय बनाना। साहब कभी सोचिए, 5 मिनट कोई घर का फैमिली मेंबर टॉयलेट में हो तो आदमी बाहर से खटकाता है कि निकल पा, जल्दी कर। तो देश के 11 करोड़ परिवार, 12 करोड़ परिवार खुले में जाते थे। हम वो लोग हैं जिनके घरों में 4 कमरे 4 टॉयलेट है, वहां पूरी बस्ती में एक टॉयलेट नहीं था। सब 18,000 गांव थे। यहां देश की आजादी के 70 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एसी नहीं, एसी चलाने वाली लाइट नहीं, गीजर वाली नहीं, बल्ब नहीं था। वो पहुंचाने का काम हमने किया। 12 करोड़ घरों पर रसोई गैस पहुंचाने का काम हमने किया। 14.5 करोड़ घरों पर पीने का पानी पहुंचाने का काम नल से हमने किया। अरे चित्रण होता था, बड़ी बड़ी होटल्स में फोटो लगी रहती थी कि औरतों ने घड़े उठाए हुए हैं और कुएं से चल रही हैं, ये फोटो होती थी। आज आपको एक्चुअल नहीं मिलेगा कोई, क्योंकि उसके घर पे जो पहाड़ में है या रेगिस्तान में नल पहुंचाने का काम हमने किया है। साहब 60 करोड़ देश के नागरिकों को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ने का काम हमने किया है। ये कोई छोटा काम नहीं है। 62 करोड़ भारतीयों को बैंक से जोड़ने का काम हमने किया है। अरे 80 करोड़ हिंदुस्तान के नागरिकों घर पर फ्री अनाज पहुंचाने का काम हमने किया है। बहुत पुल बनाए, बहुत रोड्स बनाई, बहुत एयरपोर्ट बनाए, लेकिन 4 करोड़ बेघरों को घर हमने दिया है। 3 करोड़ और देने ये संकल्प लिया है। व्यापार बढ़ाया है, इंडस्ट्री बढ़ी है। लेकिन आज विश्व के अंदर हम इकोनॉमिक्स के रूप में नेता बनकर आए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ये भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है विश्व मंच पर। हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। देश को कांग्रेस भी चला रही थी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी। सोना जहाजों में रखकर बाहर गिरवी रखा जा रहा था, और आज सरप्लस है। कहते थे भारत का प्रधानमंत्री किसी देश में गया है, तो मैं कॉलेज में पढ़ता था तो लोग टिप्पणी करते थे कि ठूठा लेके मांगने गया होगा। भारत की छवि क्या थी? सपेरों का देश, भिखमंगों का देश, गंदगी का देश, मांगने आने वाला देश। बदल दी। आज प्रधानमंत्री कहते हैं मांगने नहीं आया हूं, देने आया हूं, और दे रहे हैं, अनाज भी दे रहे हैं। अमेरिका कोविड में मर जाता अगर हम मेडिसिन यहां से ना बेचते। आपको याद होगा ट्रंप का बयान था कि हमें ये मेडिसिन दो, भारत ने दी। मेडिसिन का नाम मेरे को याद नहीं, हाँ क्लोरोक्विन। और आज दुनिया के 62 देश ऐसे हैं जहां पर नागरिक इसलिए बच गए, हमने कोविड की वैक्सीनेशन वहां भेजी। मांगना छोड़ दिया। भारत की चमक और दमक आज विश्व के मंच पर दिखती है। आज सऊदी, जिसके बारे में कहते थे कि मोदी बनेगा तो सऊदी से तेल आना बंद हो जाएगा, तेल तो छोड़िए, मोदी जी जाते हैं, वहां के प्रिंस, वहां के शेख प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी को गले मिलते हैं, लेने आते हैं, और वहां मंदिर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते कीर्तन करते हैं। मैं वो दिन देखे भाई साहब, देश का प्रधानमंत्री देश के हर फिरके का प्रधानमंत्री है, हर जाति के लिए वो प्रधानमंत्री। लेकिन वीपी सिंह जी इसलिए कश्मीरी कैप पहन के घूमते थे तपती गर्मी में भी, कि लोगों को मैसेज जाए कि मैं मुसलमानों का प्रधानमंत्री हूं। टीका लगाना तो बहुत दूर, त्रिकुंड लगाना तो भूल जाओ, मंदिर में जल देते हुए की फोटो आ गई तो मर गई सारी सरकार। वातावरण ही बदल दिया। आज प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री यमुना में डुबकी लगा रहे हैं, आज त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, आज कैलाश जा रहे हैं, आज बद्रीनाथ जा रहे हैं।
ये कोई छोटी चीज आप गिन रहे हैं? ये बदलाव है, बदलाव है जो दिख रहा है। और आज भारत की चमक और धमक आज पूरा विश्व मान रहा है। आज मेरे को, आप अखबार निकाल लीजिएगा, रिकॉर्ड पे है कि 2014 से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को 2 कॉलम मिले हों, 2 कॉलम में न्यूज छपी हो कि भारत के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने 2 दिन की न्यूयॉर्क में यात्रा की और उन्होंने फलाना फलाना लीडर से मिले। 10 साल का निकाल लेना, इंदिरा गांधी का निकाल लेना, वीपी सिंह का निकाल लेना, पंडित नेहरू का निकाल देना। हम तो उनको खुश करते थे, कैनेडी मर गया, कैनेडी एवेन्यू बना दो। वो कहते थे नहीं आपको ये नहीं देना, ठीक है जी। और आज की क्या बात है? आज तो हौडी मोदी होता है। आज तो मेडिसिन स्क्वायर में बड़ी बड़ी स्क्रीन पे मोदी जी चलते हैं। मेरे को बाराक ओबामा के शब्द नहीं भूलते। बाराक ओबामा ने कहा था, जब मोदी जी पहली बार शायद 15 में गए थे, मेडिसिन स्क्वायर में कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा अभी इतनी भीड़ उसको सुनने के गई है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता आया है और लोग दीवाने हैं, टिकट लेकर मोदी को सुन रहे हैं। और पूरा मेडिसिन स्क्वायर बड़ी बड़ी स्क्रीन से भरा हुआ है, लोग स्क्रीन के आगे मोदी को देखने के लिए बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं। तो बाराक ओबामा ने कहा था कि मोदी की उपस्थिति अमेरिका के अंदर हॉलीवुड के अभिनेता की उपस्थिति है। ये यात्रा है सपेरे गरीब भिखमंगे से हॉलीवुड का अभिनेता। राष्ट्रपति चुनाव वहां है तो वहां का राष्ट्रपति हाथ में मोदी मोदी बोलता है, आपकी बार मोदी सरकार। यह उपस्थिति भारत की है, नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सो मेरी आप सबसे निवेदन है कि मैंने प्रयास किया है भारत की एक छोटी सी यात्रा, भाजपा की यात्रा जम्मू कश्मीर की, और आपकी उपस्थिति भी छोटी उपस्थिति नहीं है। 14 लाख एनसी से 1 लाख ज़्यादा वोट लेना, 1,26,000 ज़्यादा वोट लेना, और हम परिवार में बैठे हैं। हमने लगातार प्रयोग किए हैं कश्मीर के अंदर। मैं कई प्रयोगों का साक्षी रहा। हम अटैची में कैंडिडेट को भेजते थे और छोटे लिफाफे में वोट आते थे। छोटा लिफाफा होता है ना, शगन वाला, वोट उसमें आते थे। आज बदलाव है, जहां हम 14 लाख वोट नीचे लिए हैं, 56,000 वोट हमने अपनी टिकट पर कश्मीर में भी लिए हैं। वो कम नहीं है, 56,000 वोट कम नहीं है। हमने 19 प्रत्याशी लड़ाए, 2 प्रत्याशी सेकंड नंबर पर आए हैं भाई साहब भाजपा के, और 2-3 प्रत्याशी कुछ वोटों से सेकंड नंबर से पीछे रह गए। ये आप जम्मू कश्मीर भाजपा की ताकत को समझिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 35 सीटों पर चुनाव लड़ा। हमारा कार्यकर्ता नहीं थे, हम संतुलन नहीं बैठा पाए। लेकिन आप समझिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 के एजेंडे के खिलाफ जो लोग वहां काम कर रहे थे, जिन्हें लोग हमारी थर्ड पार्टीज, नूरा कुश्ती पार्टीज कहते थे, उनको 1,45,000 वोट मिला। ये 1,45,000 वोट एंटी एनसी है। 5 सीटों पर 9 लाख समथिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस और 8.25 लाख इनकी अदर्स मैं ला रहा था टोटल बार 8 लाख वोट उसके खिलाफ हमें मिला। मैंने एक बार पिछली से पिछली कार्यसमिति में बोला था कि 10 लाख वोट कास्ट हुआ डीडीसी चुनाव में, 5 लाख वोट एनसी को मिला, 5 लाख वोट एंटी एनसी मिला। एनसी और पीडीपी डाल के 5 लाख, और 5 लाख जिनको हमने डीडीसी में खड़ा किया, वहां पर आजाद के रूप में खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। मेरे को एक पॉलिटिकल पार्टी से हमारे मित्र ही थे, वो बुला के कहते जी आप यहां से इस कैंडिडेट को हटा दो बीजेपी के।
मैं कैंडिडेट का नाम ही लेता हूं, इजाज क्या नाम है पूरा उसका, इंजीनियर इजाज, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यार इंजीनियर इजाज क्या लड़ेगा कश्मीर श्रीनगर में, बीजेपी का झंडा है, लेकिन उसका वोट देखिए, पब्लिक सपोर्ट देखिए, 8 लाख वोट। इसलिए मैं इस पीढ़ी के सामने कह रहा हूं, अगली लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की है। आज तक के जितने प्रयोग हमने किए हैं उनमें सबसे सफल प्रयोग ये वाला है। इसलिए आपको कहा है कि आप में से श्याम जी आपको वहां जाना है, सलाथिया साहब आपको वहां जाना है, थोड़ा बड़ा दिल रख के लोगों को मिलना है, उनसे बातचीत करिए, उनको खींच के लाइए। जब सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होगी तो कश्मीर में होगी, कश्मीर के रीजन में होगी। तब वहां एंटी इनकम्बेंसी के सामने कौन नेता होगा, कौन जिता के लाएगा। अब जब मेरे को मेरे साथी बातचीत करते हुए कहते जी हमारी भूमिका क्या है, अरे यार कभी सोचो लाला शिवचरण जी क्या भूमिका में थे, लगता था कभी सरकार में आएंगे, कभी सोचा था, कभी चमनलाल गुप्ता जी ने सोचा था हम सरकार में आएंगे, कभी विष्णु जी ने सोचा था, वैद्य जी ने कि हम सरकार में आएंगे। ये सतीश जी बैठे हैं, मैं सुबह इनसे पूछ रहा था स्वर्गीय पिता ओम दत्त जी कितनी बार जेल में गए, कहते पिताजी भी गए, दादाजी भी गए, एमएलए के इलेक्शन के लिए गए थे, काउंसलर नहीं बनेंगे, पंचायत मेंबर नहीं बनेंगे, लेकिन एक ही लड़ाई थी कि हम तिरंगा हाथ में लेकर निकले। आज सुबह गंगा जी परिचय करा रहे थे कि जी मैंने चढ़ते सूरज के भी पोस्टर लगाए, साहब 50 साल की तपस्या है। लेकिन आज इस समय हम जो बैठे हैं, हम में से अगले 50 साल की पार्टी कौन खड़ा करेगा। जो हमसे पहले इन चेयर्स पर बैठे थे उन्होंने ऐसी नींव रखी कि आप आज 29 की स्ट्रेंथ में यहां पहुंचे हो और 14 लाख वोट आपने मिले हैं, 8 लाख 9 लाख वोटों का आपने वहां पर एक अलग से ग्रुप खड़ा करके दिखा दिया है। इसलिए जब आपको थोड़ा सा भी अपने आप पे संदेह हो, अपने आप से प्रश्न पूछना और अपने पुराने साथियों के बारे में सोचना। मैंने आपको कहा पहले अपनी बातचीत में कि प्रजा परिषद के पास उपाध्यक्ष देने की जिम्मेवारी नहीं थी, कि प्रजा परिषद का अध्यक्ष मान लो उस समय सत्य शर्मा जी जो आज हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो उस समय इस चेयर पर प्रेमनाथ डोगरा जी बैठे थे। तो प्रेमनाथ डोगरा जी के पास आने वाला कार्यकर्ता पूछता था मेरे को जेल कब जाना है, सत्याग्रह में मेरा नंबर कितना है, मेरे को कहां पहुंच के सत्याग्रह करना है, कहां तिरंगा लेके चलना है। तो जब आप इस चेयर पर बैठे हैं तो सोचिए कि उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, जब केवल हम दे सकते थे तो आंसू दे सकते थे, केवल अगर दे सकते थे तो आंदोलन की डेट दे सकते थे, जाने वाली ट्रेन का समय बता सकते थे, जेल भरो आंदोलन की डेट बता सकते थे, कौन वापिस आएगा, क्या हालात होंगे, देने को कुछ नहीं था। आज आप कितनी बड़ी पार्टी बन के सामने आए, लेकिन जब विधानसभा में जाएं तो प्रजा परिषद के आंदोलन को याद करके जाओ। जब विधानसभा में बैठो तो अब्दुल्ला परिवार की गद्दारी को याद करके बैठो, एनसी की गद्दारी को याद करके बैठो। जब विधानसभा में बैठो तो याद करो इसी विधानसभा में ऑटोनॉमी का बिल लाए थे, इसी विधानसभा के अंदर बैठा हुआ मुख्यमंत्री अपने ही देश में पलायन को सही ठहरा रहा था। परिस्थितियां बदली, लेकिन आपकी भूमिका अगले 50 साल की भारतीय जनता पार्टी क्या करे, अगले 5 साल में उसमें पहला पड़ाव हमारा क्या होगा, हम किस तरह एनसी की एंटी इनकम्बेंसी को कैश करने के लिए वहां उपस्थिति दर्ज कराएंगे, हम वो जो टूटे हुए तार हैं उनको जोड़कर एक बड़ा जाल कैसे बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जहां इतिहास की यात्रा है, वहीं
आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने पूर्वजों को, अपने वरिष्ठों को याद करते हुए, मैंने तो 2 नाम लिए, 50 नाम ले सकता हूं, लेकिन उनको याद करते हुए हमें याद रखना है कि हम कनक मंडी की पार्टी नहीं है, हम जम्मू शहर की पार्टी नहीं है, हम पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टी हैं। हम केवल हिंदुओं की पार्टी नहीं हैं, हम केवल गुजरों की पार्टी नहीं हैं, हम एसटीज की पार्टी नहीं हैं, हम महिलाओं की पार्टी नहीं हैं, हम एससीज की पार्टी नहीं, हम पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टी है। ये 14 लाख 28 लाख में कैसे बदलना, ये गणित 29 से हमारी गलतियां थी, 3-4 सीटें तो मेरे सामने हारी हैं। अगर कार्यकर्ता वहां इस चीज को समझ लेता कि ये लड़ाई एमएलए बनाने की है ही नहीं, तो हम 33 जीतते। रामबन हम हार गए, डोडा थोड़े वोटों से रह गए। हम पूंछ रजौरी सोचते नहीं थे इतना वोट कभी मिलेगा, वहां कहीं ढंग से प्लानिंग हो जाती, वहां से भी 1-2 सीटें आ सकती थी। हमारे राणा जी जीत सकते थे, बनी जीत सकते थे, आखिर में हारे, छंब हार गए। तो 33 सीटें तो ऐसी हैं जो हम जम्मू रीजन में पड़ी हैं, और आपको 15-16 सीटें जीतनी है अगली सरकार बनाने के लिए। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, जब आप पार्टी के काम के लिए आपको एक विधानसभा दी, अपने झोले में भाजपा के बीज लेके जाना, वहां बिखेर के आना, संपर्क सूत्र लेके आना। पार्टी को कैसे बड़ा करना है, क्योंकि हमारे लिए दल से बड़ा देश है, और हमारा दल देश के लिए काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो टीकालाल टिप्लू के रूप में अकेला खड़ा हो, या 28 के समूह में विधानसभा में उपस्थित हो, या 14 लाख वोटर्स के रूप में हो, 140 करोड़ भारत के नागरिक आपकी तरफ टकटकी लगा के देखते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में है, जब तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये देश की लड़ाई लड़ेगा, देश की एकता अखंडता के लिए काम करेगा, देश को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जहां मैंने आपके सामने अपने गौरव में इतिहास को रखा, बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को रखा है, जनता के जन समर्थन को रखा है, वहीं मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चरेवेती 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 का सिद्धांत, आगे बढ़ने का सिद्धांत, एक से दूसरे को जोड़ने का सिद्धांत, दिल से दिल की बात का सिद्धांत, पार्टी के विस्तार का सिद्धांत मेरे लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए करना है। क्योंकि देश जिंदा है और हम वहां उपस्थित हैं, तब तक ही भारत माता की जय वहां होती है, वंदे मातरम होता है। ये सोचकर आप सब लोग आगे बढ़े। इतनी शुभकामनाएं देता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।